स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे निबंध लेखन पर। निबंध लेखन का जो है ये दूसरी क्लास है। इस पे हमने पहली क्लास में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर आपको फ्रेमिंग दी थी और प्रस्तावना बताई थी, और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट निबंध देखेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और आप अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहले हम लोग देख लेते हैं, प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना हमने देखी थी और इसमें कुल 10 बिंदु हैं। 10 बिंदुओं पर हम लोग 9-10 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला हमने देखना है प्रस्तावना। दूसरा क्या है, प्रावधान, यानी कि सीएए का जो 2019 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या क्या प्रावधान है। तीसरा, अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। चौथा, भारत में नागरिकता अधिनियम का इतिहास, यानी कि अब तक कितने संशोधन हुए हैं। 1955 का जो भारत नागरिकता अधिनियम है उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम, पांचवा बिंदु हमारा रहेगा, यानी कि नागरिकता अधिनियम सीएए के पक्ष में तर्क। कुछ आलोचकों ने इसके विपक्ष में भी तर्क दिए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि छठा बिंदु होगा जो हमारे विपक्ष में तर्क पर बात होगी, और सातवां बिंदु होगा हमारे पास चैलेंजेस कौन कौन से होंगे, और आठवां है आगे की राह, और नवा है निष्कर्ष। यानी कि इन 9 बिंदुओं पर हम डिटेल बातचीत करेंगे दोस्तों। और इसमें कोशिश करिए कम से कम एक पैरा 70 से 80 शब्दों में हो आपका, तो जाकर के आपके 600-700 शब्द जो है पूरे होंगे। तो इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। पिछली क्लास जो है थोड़ी छोटी थी। आपको जो है आपको बताया गया था कि इस निबंध को कैसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना है। आप हमसे निबंध जो है चेक भी करवा सकते हैं। जो लोग भी लिख रहे हैं निबंध, उसको ज़रूर चेक करवाएं। जो लोग भी हमारे समर्थ बैच में लिए हैं एडमिशन, सार्थक बैच में लिए हैं, उनको भी किसी भी प्रकार का अलग से निबंध पर कोर्स नहीं लेना है। सभी लोग ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निबंध लेखन की। निबंध लेखन जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में जहां भी आपको निबंध लिखने होते हैं 600 से लेके 1000 शब्द, और यूपीएससी में आपके 1200 शब्द लिखने होते हैं। उन सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी माध्यम में जो भी निबंध लेखन किसी भी एग्जाम में आता है वो हम यहाँ पर कराते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रस्तावना हमने देखी थी। एक बार फिर से शुरू करते हैं। प्रस्तावना हम देख लेते हैं। प्रस्तावना के कई तरीके होते हैं दोस्तों। आपको जो तरीका समझ में आए वो आप ध्यान से देख करके अपनी हाउस पे एक्सपर्टीज बना करके हमारे साथ जुड़ करके उत्तर लेखन अभ्यास के साथ जो है इसको पूरा कर सकते हैं। तो एक बार हम डिटेल में इस निबंध को पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें और क्या-क्या कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, या आप जो है यही कंटेंट हूबहू आप जो है अगर कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो चलिए, प्रस्तावना दोस्तों ये हमने हेडिंग डाल के लिखी है। आपको हेडिंग डाल के एग्जाम में नहीं लिखना होता, पैराग्राफ्स में लिखने होते हैं। इसके लिए आप हमारा जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए कई बैचेज हैं हमारे। हमारे समर्थ और सार्थक बैच जो है आरओआर और यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए चल रहे हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे अन्य ऐसे का भी अलग से बैच है। ये टोटल 120 दिनों का टाइम टेबल है। आपको डेली बैच का और लिंक दिया जाता है, आपको बताया जाता है कैसे आप जो है करते हैं। तो सुधार बैच जो उत्तर लेखन अभ्यास का है, ये बैच अभी लॉन्च नहीं हुआ है, कल से मंडे से शुरू होगा ये। तो आप जो है सुधार बैच ज्वाइन कर सकते हैं एनुअल डेली आंसर राइटिंग के लिए, जिसमें 220 प्रश्नों पर आपके डिटेल क्लासेस जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी से रहेंगे। साथ ही दोस्तों हमारा ये लेखनी बैच है। लेखनी बैच में आप मुख्य परीक्षा आरओआर और यूपीपीसीएस, बीपीएससी आदि के लिए भी ये देख सकते हैं। लगभग 18 नए एस्से आपको रहेंगे, 45 पुराने एस्से पर आपकी डिटेल क्लास, पीडीएफ और कॉपी इवैल्यूएशन भी यहाँ पर किया जाता है। साथ ही दोस्तों ये बैच पहले से ही शुरू हो चुके हैं। रामबाण बैच है हमारा, जो कि सीधे प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस के लिए, सचिवालय बैच आरओआर के लिए है, और आपके समग्र बैच और सार्थक बैच हैं हमारे पीसीएस के लिए और आपके आरओआर के लिए। इसमें एस्से और हिंदी कन्वेंशनल सभी इसी के साथ है। और ये पूरा टाइम टेबल है। टाइम टेबल के लिए आप हमारा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना के बाद जो है हम यहाँ पर निबंध लेखन के साथ साथ जो है आपके जो है कॉपी इवैल्यूएशन और हिंदी भी इसी बैच में आपको करा दिया जाएगा। हिंदी कन्वेंशनल, जो कि आपके मुख्य परीक्षा में बहुत ही जो है आवश्यक तत्व है, जिसमें नंबर जो है काफ़ी अच्छे मिलते हैं। हम सभी होमोसेपियंस हैं, यानी कि हम सभी मानव हैं। मानव होने के साथ साथ हमारी जो सबसे बड़ी पहचान है ना, इसके बाद हमारी सबसे बड़ी पहचान नागरिकता ही है। क्योंकि बिना नागरिकता के किसी भी व्यक्ति की
स्थिति धोबी के कुत्ते की जैसी होती है, अर्थात न घर का न घाट का। वैध जीवन जीने के और सुकून से मरने के लिए नागरिकता का प्रमाणन आवश्यक है। प्रकृति की पहचान के अलावा हमारे पास अपने देश की पहचान का ठप्पा भी लगा होना चाहिए, नहीं तो हम भी कुकुरमुत्तों की ढेर की तरह कहीं पड़े होंगे। जैसे कि बिना नागरिकता के लोग यहाँ से वहाँ प्रवासन करते हैं। दोस्तों, ये कई सारे उदाहरण आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज़ में देखे होंगे और बहुत सारे आपके प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण आपको देखते हैं, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों का है, कुर्द मुस्लिमों का है। साथ ही साथ बौद्ध जो है वहाँ से आपके तमिल बौद्ध जो है वो भारत की तरफ आए और बहुत सारे ऐसे प्रवासी हैं जैसे कि दलाई लामा जैसे लोग जो है जो कि तिब्बत से प्रवासन करके भारत में रहते हैं। तो ये उनकी क्या कंडीशन है, क्यों ऐसी स्थिति आई और भारत जो है इस मामले को लेकर के इतना सेंसिटिव क्यों है, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा बिंदु है उस पर हम लोग बात करते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। दूसरा हमारा बिंदु, पहला हमारी प्रस्तावना हो गई। हेडिंग डाल के आपको नहीं लिखनी है, आपको इसमें क्या करना है, मैं हेडिंग डाल के आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको सारे कंटेंट जो है हूबहू याद रहें, आप एग्जाम में उसको क्या करें, परफॉर्म कर सकें। ठीक है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको पैराग्राफ्स में लिखना है, याद कराने के और पढ़ाने के पर्पज से मैं इसको हेडिंग में लिखता हूं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है दोस्तों, तो यह यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 क्या है दोस्तों, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश, इसमें 3 देश हैं। ये 6 गैर मुस्लिम समुदाय जो कि अल्पसंख्यक है वहां पर, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 धर्मों के लोगों के लिए ही यह अधिनियम बनाया गया है। वो धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। धार्मिक आधार क्या है दोस्तों, चूंकि वो ये तीनों स्टेट जो है वो इस्लामिक स्टेट है, ठीक है ना, इस्लामिक स्टेट हैं और यहाँ पर ये सभी 6 जो भी धर्म दिए गए हैं ये यहाँ पर माइनॉरिटी में हो, ठीक है ना। माइनॉरिटी में आपको पता है कि उस पर प्रताड़ना के आधार पर, यानी कि अगर यहाँ पर धार्मिक प्रताड़ना होती है और वो भारत में आए हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उनको इस बेस पर जो है नागरिकता दी जाएगी। अब उसमें भी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि उपर्युक्त समुदाय से हैं, यानी कि इन 6 समुदाय में से हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या इस तिथि से पहले भारत में प्रवेश किया था। आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद कोई आया हो तो उसको उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। उससे पहले जो व्यक्ति आया है और वह प्रूव करता है कि वह धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, तो जाकर के ये कानून उस पर लागू होता है। यह अधिनियम इन समुदाय को विदेशी अधिनियम 1946 तथा पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवेश तथा वीजा समाप्त की अवधि से अधिक समय तक रहने वाले आपराधिक मामलों से छूट भी प्रदान करता है। ठीक है ना। ये क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप बिना नोटिफिकेशन के या बिना बताए या बिना किसी आधार के माइग्रेट करके भारत में रह रहे हो तो विदेशी अधिनियम 1946 यानी कि फॉरेन एक्ट है ये 1946 और पासपोर्ट एक्ट है आपका 1920, इसके तहत जो है आप इलीगल माइग्रेंट माने जाते हैं। ठीक है ना। अब ये कानून का उल्लंघन करने के लिए आपकी सजा का प्रावधान है, आपको डिपोर्ट करने का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, तो इन प्रावधानों से भी छूट मिल रही है आपको। यानी कि ये अधिनियम जब लागू हो जाएगा आप पे या कोई व्यक्ति ए पे, तो ये जो है इसकी तहत जो है वीजा समाप्त आदि की जो शर्तें होती हैं वह इस पे लागू नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे 2 बिंदु कवर हो गए। तीसरा हम देखेंगे कि इतिहास क्या है, इसका इतिहास क्या है ना, ऐतिहासिक पक्ष क्या है इसका। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 लागू होता है दोस्तों। इसमें नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके होते हैं। अच्छा, नागरिकता त्यागने के कुल कितने तरीके होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। त्यागने के कुल कितने तरीके होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जानने की आवश्यकता होती है। अगर कोई बीच में आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछ दिए जाए, किसी डिबेट में आपको बात करनी हो, तो आप इसलिए मैं प्रश्न पूछ देता हूं, जाके आप कमेंट बॉक्स में जो लोग जानते हैं वो करें, क्योंकि इससे नए बच्चों का बहुत ही लाभ होता है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता से संबंधित प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। बाई बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर,
जो आप जो है वंशानुगत आपके दादा दादी नाना नानी आदि जो है यहाँ पर हों, उनके वंश के आधार पर, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आधार पर, प्रकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और अगर भारतीय क्षेत्र किसी का एक्वायर करता है यानी कि क्षेत्र समावेशन के आधार पर, इन 5 आधारों पर धार्मिक जो है आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इनमें से किसी एक के आधार पर आप जो है भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब तक जो है विभिन्न संशोधन भी हुए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में, जैसे कि 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है, जिसमें ज़्यादातर जो है OCI, PIO, NRI की OCI एंड PIO पर ही बात की गई है ज़्यादातर, यानी कि ओरिजिन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये 2 की बात की गई है ज़्यादातर। आप देखेंगे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जो है इसमें कई बदलाव किए गए थे, और 2015 में भी बदलाव हुए हैं, 5 में भी बदलाव हुए हैं। ये कुल 6 बार बदलाव हुए हैं दोस्तों। इनका ऐतिहासिक पक्ष आप देख लेते हैं। अब जो है हम आगे चौथे बिंदु पर बात करेंगे, अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है, अगर आप चाहें तो इसको चार्ट ग्राफ में दिखा सकते हैं। बहुत कम पोर्शन में वहाँ इसमें आपको आर्ट और ग्राफ बनाने का स्कोप होता है, केवल 10%। तो कोशिश हो कि आप जो है पैराग्राफ्स में ज़्यादा इसको लिखिए। कुछ छोटे मोटे चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। यह अधिनियम पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत में पहली बार जो है धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदाय नागरिकता के पात्र होंगे, और ये सभी क्या हैं? माइनॉरिटी हैं। ठीक है ना, ये सभी जो है माइनॉरिटी हैं, यानी कि ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो कि किन देशों में रहते हैं। इस अधिनियम के तहत 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 समुदाय ही पात्र होंगे। और ये 6 समुदाय कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय हैं। ठीक है ना। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान इनर लाइन परमिट प्रणाली द्वारा संरक्षित क्षेत्रों व 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को पर लागू नहीं होते हैं। अब देखिए 6 शेड्यूल में बार बार आपसे बोलता रहा हूं कि कौन कौन से राज्य आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही अभी जो है प्रारंभिक परीक्षा आपकी RO हुई थी, जो कि कैंसिल हुई, उसमें भी पूछा गया था। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, मैं आपको फॉर्मूला भी बताया हूं, याद भी होगा आपको। और इस अधिनियम के तहत भारत में निवास की अवधि को 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना, इसको 5 वर्ष, ठीक है ना, ये 5 वर्ष कर दीजिए। ठीक है, कहीं कहीं 6 दिया है, मेरे ख्याल से 5 ही एक्यूरेट है। ठीक है ना, तो ये कुल विशेषताएं हैं। कुल कितनी विशेषताएं हैं दोस्तों? टोटल 5 स्पेसिफिकेशंस हैं, 5 स्पेसिफिकेशंस हैं। पहला, यह अधिनियम पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा, इसमें कुल 6 समुदाय जो है नागरिकता के पात्र होंगे, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और तथा ईसाई समुदाय हैं। उसके बाद है दोस्तों, ये तीसरा जो प्रमुख प्रावधान है वो ये है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान इनर लाइन परमिट प्रणाली द्वारा संरक्षित क्षेत्रों। इनर लाइन परमिट प्रणाली जो है वो क्या है, इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, कई बार क्लासेस में हमने बात की है। और दूसरा है कि 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, और अधिनियम के तहत 3 देश के लोग ही इसमें क्या हैं? पात्र हैं। और वो 3 देश कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और इसके तहत जो है अवधि जो है 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई। अब अधिनियम के पक्ष में तर्क जो है हमारा 5वां बिंदु रहेगा, यानी कि 5वां पैरा, इस पर आप लिख सकते हैं। इस पैरे को घटा बढ़ा भी सकते हैं। ऑन एवरेज जो है आप 700 से 800 शब्द लिखेंगे PCS में, और 600 से 700 शब्द लिखेंगे RO में। ठीक है ना, तो ये दोनों के लिए मोर देन सफिशियंट है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उन लोगों को शरण देना जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित होकर भारत की शरण में आए हैं। अब इसके लिए क्या है प्रावधान, किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों में उत्पीड़ित होकर अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा करता है। वहीं पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता जो है 1947 के ब्रिटिश भारत के अधिनियम, अगर हम देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट था
कि बंटवारे के दंश से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है और भारत वापस आना चाहता है तो भारत जो है उसे संरक्षित करेगा। वहीं इंदिरा मुजीब समझौते में भी 1972 में हमारा कर्तव्य था कि हम जो है इस जो हमारे मूल जो भारतीय मूल हैं उनके लोग जो है भारत में आते हैं तो उनको किस तरीके से भारत जो है संरक्षण देता है इसके बारे में। तो हमारे पास दो इंदिरा मुजीब समझौता और हमारा 1947 में भारत का जो कमिटमेंट था उसको भी पूर्ण करता है। 1972 में भारत के योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। जबकि पाक बांग्ला युद्ध में लाखों शरणार्थियों ने भारत में शरण ली थी, उसके लिए भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जैसे एनआरसी की बात जो है आपकी की गई है कहाँ पे असम में, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अधिनियम के विपक्ष में तर्क कुछ आलोचकों का मानना है कि इसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, उनको भी हमें लिखना है। लेकिन ओवरऑल जो है हमारा व्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको आप क्या करेंगे लास्ट में दर्शाएंगे निष्कर्ष में। आलोचकों का भय, अभी देखिए जो भी चीजें हैं वह क्या है, स्पेकुलेशन है, ना कि इसकी सच्चाई है, ठीक है ना। आलोचकों का भय है कि इस अधिनियम के तहत एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि एक किंवदंती है। कई बार जो है आपके भारत सरकार ने इसको क्या किया है, डिफेंड किया, इसको घोषित किया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा यह है कि यह अधिनियम 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, जिसमें अवैध प्रवासियों का पूर्णतः विरोध किया गया था। यानी कि जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनको किसी भी आधार पर भारत में रुकने का, भारत में रहने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ये अधिनियम लागू होता है तो इसमें मुस्लिम धर्म को छोड़कर के अन्य सभी धर्मों के लोग जो अवैध प्रवासी हैं उनको भारत की नागरिकता देगी, जो कि 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, ठीक है ना। आलोचकों के अनुसार यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समता के अधिकार का भी विरोध करता है। अगर कोई कानून बने तो सभी के लिए बराबर बने, लेकिन इसमें क्लॉज है कि जो प्रताड़ित हैं हिंदू, सिख, जैन और अन्य 6 समुदाय, उनको ही भारत में शामिल किया जाएगा। एक अन्य अंतिम आलोचना ये है कि आलोचकों के अनुसार अगर म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी तमिल के श्रीलंकाई जैसे उत्पीड़ित शरणार्थियों के साथ भेदभाव करता है, यानी कि भारत सरकार जो है श्रीलंका और म्यांमार के जो शरणार्थी हैं उनको ये अधिनियम में जगह नहीं देता है, जो भी आलोचकों के एक आलोचना का विषय है। हालांकि इस विषय पर हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय मूल में कौन कौन से लोग आते हैं, तो हम जो अखंड भारत है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को मानते रहे हैं, तो ये हमारे मूल भारतीय हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि पूरा श्रीलंका ही मूल भारतीयों से है बना हुआ है, तो वो तर्क अलग है। लेकिन हमारा जो मूल अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 ही देश आते हैं। प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बिंदु है। चैलेंजेस जो है वो ज़रूर आपको देने होंगे, यहीं से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जो है देखने को मिलेगी। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अवैध प्रवासियों और सताए गए व्यक्तियों यानी कि पीड़ित, धार्मिक आधार पर पीड़ित व्यक्तियों के बीच अंतर करता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाउ द गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई हु इज सफर्ड पर्सन और हु इज इलीगल माइग्रेंट, आपको आइडेंटिफाई करना कैसे है, इसका कोई प्रोसीजर, कोई प्रोविजन नहीं बताया गया है, ठीक है ना, कि कौन सा इमाइग्रेंट इलीगल माइग्रेंट है और कौन सा हमारे दुश्मन देश का कोई ऐसा एजेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा ये बिंदु है कि यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि दीज कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज वो ये सोचेंगे कि ये इस्लामिक व्यक्तियों के खिलाफ में। हालांकि इसका हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम लागू होने पर धार्मिक हिंसा और विरोध उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि हमने 2019 में देखा था। अच्छा, एक प्रश्न में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि 12 दिसंबर 2019 को सीएए लागू नहीं हुआ था, सीएए अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना। वो सेंटेंस आप लोग सही कर लीजिएगा। लागू हुआ है ये 11 मार्च 11 मार्च या 14 मार्च, 14 मार्च को, 14 मार्च 2024 को। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। एक प्रश्न में मैंने इसको बता दिया था, लागू नहीं, पारित हुआ था, ठीक है ना। इसको लागू अभी मार्च 2024 में किया गया है, जिसको एक नियम के तहत जो है भारत जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम
नागरिकता संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत, ठीक है ना। ऐसे भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सीएए के बाद एनआरसी भी लागू किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर्ड यानी कि सिटीजन चार्टर जो है जो बनेगा, उसमें बहिष्कृत और गैर मुसलमानों को तो लाभ मिलेगा, परंतु मुस्लिम समुदाय को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। हालांकि इसमें आप एक बिंदु अवश्य लिखिएगा, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि नागरिकता प्राप्त करने की पुरानी प्रक्रिया अपरिवर्तनीय रहेगी। यानी कि जो 11 वर्ष तक कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति भारत में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रह करके अपना क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता ले सकता है, तो ये जो है डिफेंडेबल है कि भाई हम तो अपनी प्रक्रिया अपनी पुरानी वाली रखे ही हैं। कुछ प्रताड़ित लोगों के लिए जो कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए हमने ये कानून बनाया है। चलिए कुछ सुझाव भी देते हैं दोस्तों। कुछ सुझाव के साथ साथ जो है हम यहाँ पर निष्कर्ष पे भी पहुंचेंगे, और ये निबंध जो है आप समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सभी परीक्षाओं के लिए। मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न आएंगे तो यहीं से हो जाएगा आपका, और आपके निबंध लेखन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए एक सराहनीय कदम है, परंतु इसे लागू करने तथा नियमों में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत जो है वह वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाला देश है। ऐसे में अपने पड़ोसी देशों में पीड़ित अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना करना हमारा परम कर्तव्य है। सीएए का लागू होना वास्तव में वैश्विक रूप से मानव कल्याण से प्रेरित अवधारणा है। इसमें और भी इस निष्कर्ष में आप जो है चीजें जोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको लगभग पूरा कंटेंट दे दिया है, जिसके माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो टाइम टेबल है उससे आप जुड़ सकते हैं, यानी कि 120 दिनों का एक बेहतरीन टाइम टेबल आपको दिया गया है, जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ पीसीएस की भी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिसमें डेली आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। इस डिटेल ये टाइम टेबल को लेने के लिए आप, यह निःशुल्क है सभी के लिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे बैचेज शुरू हो रहे हैं, कई प्रकार के बैचेज हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जैसे कि समग्र बैच है, आरओ, इसमें हिंदी ऐसे भी इंक्लूडेड रहेगा। जीएस के सभी पोर्शन रहेंगे, हिंदी ऑब्जेक्टिव सभी कुछ, मात्र 1899। साथ ही दोस्तों हमारे और भी बैच हैं। सचिवालय बैच प्रारंभिक परीक्षा के लिए 999 में, और हमारा जो है सचिवालय रामबाण बैच है प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीएससी 2024 के लिए, 23 लिखा है इसमें, 2024 है एक्चुअली। और साथ ही लेखनी बैच है हमारा, और लेखनी बैच के साथ सुधार बैच आपका। लेखनी बैच जो है दोस्तों वो एस्से राइटिंग के लिए, केवल एस्से राइटिंग आप जो है मात्र 1299 में ले सकते हैं, जिसमें हिंदी भी आपका कन्वेंशनल कंप्लीट है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 750 रुपये में आपकी कंप्लीट जो है लगभग 70-75 एस्से की पीडीएफ जो है आपको मिल जाती है, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। दोस्तों हमारे अन्य कार्यक्रमों में करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, जिससे 299 में आप ले सकते हैं। समर्थ बैच जो है हमारा यूपीपीसीएस कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसमें आप जो है हमारे साथ जुड़ करके अपनी पूरी तैयारी 2999 में आंसर राइटिंग के साथ कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में दोस्तों। निबंध लेखन जो है एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कड़ी है आपके सिलेक्शन लेने की, और जो लोग भी इंग्लिश मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में भी निबंध लिख सकते हैं, जिसमें उनके नंबर बढ़े हैं। मेरे कई लगभग 3-4 स्टूडेंट जो है ऐसे जो इंग्लिश मीडियम में लिखते थे और उनके नंबर जो है 65, 66, 70 ऐसे आते थे, जो हिंदी में लिखने के कारण उनका नंबर जो है 87, 90 बढ़ गया है, यानी कि 20-20 नंबर का, 30-30 नंबर का इनको लाभ मिला है, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छी तैयारी कर लेते हैं दोस्तों तो 100+, बहुत सारे मेरे लगभग सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100+ स्कोर किए हैं, ठीक है ना। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ करके इन सभी में, ये पीसीएस का मैं बता रहा हूँ, यूपीपीएससी मेंस का बता रहा हूँ, आरओ में दोस्तों 85, 80 से प्लस जो है बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। मेरा खुद का स्कोर जो है समीक्षा अधिकारी 2017 में 87 है, इससे अधिक कोई स्कोर आपने देखा नहीं होगा, ठीक है ना। तो 80+ जो है बेहतरीन स्कोर है आपके समीक्षा अधिकारी के लिए, जो हमारे साथ जो है आप जुड़ के ले सकते हैं। लगभग 35 से 40 स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो 80+ स्कोर कर चुके हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो है वो सिलेक्टेड हैं।
तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपके निबंध लेखन से संबंधित पूरी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।